दोस्तों, मेरा नाम रतन लाल है। ये कहानी तब की है जब मैंने एक सर्द रात को डरावना बनते देखा था। पता नहीं उस रात को ऐसा क्या मंजूर था कि उस काली रात ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उस दिन मैं अपने RKCL के एग्ज़ाम देने के लिए हमारे शहर के लिए सबसे बड़े कॉलेज मोदी कॉलेज में गया था। ये कॉलेज अपने पढ़ाई के लिए भी काफ़ी जाना माना है। हमारे एग्ज़ाम सुबह के तकरीबन 7:30 बजे से ही शुरू होने वाले थे कि एक तो ऊपर से ठंड का माहौल चल रहा था, तो सुबह 4 बजे उठकर कॉलेज के लिए निकलना बहुत ही ठंड भरा काम था, क्योंकि मेरे पुश्तैनी गांव से वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा दूर था और वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे काफ़ी टाइम भी लग जाता। लेकिन जैसे तैसे मैं सुबह जल्दी उठा और नहाकर तैयार हो गया। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैं अपनी बाइक लेकर शहर के लिए निकल गया। अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मेरा एक क्लोज फ्रेंड मनदीप भी था, क्योंकि उसकी बहन की भी एग्ज़ाम थे और हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाए। और उसके बाद जब हम उस जगह पर दाखिल हुए तो हमें तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया होगा। वो शहर हमारे गांव से कुछ ज़्यादा ही दूर था, तो जाने में वक्त तो लगता ही है। फिर 3-4 घंटे तक इसी तरह एग्ज़ाम में बैठे रहने, और जब वापस वहाँ से छुट्टी हुई तो आज मुझे अपनी बाइक की सर्विस भी करानी थी। लेकिन फिर मनदीप ने कहा, अरे यार छोड़ना, कल करवा लेना सर्विस, वैसे भी तुझे तो पता ही है कि रास्ता कितना ख़राब है। मनदीप की बात सुनकर मैंने कहा, अरे यार कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अपनी बहन को बोल बस से होकर जाए, वरना हमारे साथ जाएगी तो बहुत लेट हो जाएगी। फिर मनदीप ने बताया कि उसकी बहन तो कब की यहाँ से निकल चुकी है। वो पहले तो अपनी बुआ के पास जाएगी और उसके बाद खुद पे खुद ही घर लौट जाएगी। उसके बाद किसी तरह मनदीप को मनाकर अपनी बाइक को सर्विस के लिए एजेंसी में लगवा दिया और फिर हम दोनों यूं ही बाजार में घूमने लगे। हमें तो पता नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। और उसके बाद हम जब एजेंसी में पहुँचे तो बाइक रिपेयर हो रही थी। कुछ देर और बीतने के बाद हम दोनों को वहाँ से निकलना था। आज तो पूरा का पूरा दिन ही खराब हो गया था। शायद अब तक बाइक का पूरा काम भी हो ही गया होगा। और फिर हमने वहाँ पर पेमेंट किया और फिर वापस निकल पड़े। मैंने रास्ते के बारे में काफ़ी अनसुलझी बातें सुनी थी, इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैंने बाइक के एक्सीलेटर को दबाया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैकेनिक ने बताया था कि बाइक को आज के दिन ज़्यादा स्पीड में मत चलाना, क्योंकि बाइक को ज़्यादा तेज़ चलाने की वजह से बाइक का इंजन सीज हो सकता है और वो बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो जाएगी और उसका चलना नामुमकिन सा होगा। अब अगर मैकेनिक की बात नहीं मानते तो शायद हमारी बाइक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने फिर से बाइक की गति को काफ़ी कम कर दिया और अब हम उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से भय की शुरुआत होती थी। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन जब आज पहली बार अपने ही गाँव के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था तो शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे और मेरे शरीर में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मनदीप नॉर्मल था और चुपचाप ही बैठा हुआ था। फिर मैंने बाइक को रोक दिया और उसके बाद मनदीप को बाइक ड्राइव करने को बोला, क्योंकि मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी और बाइक चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऊपर से ठंड भी लग रही थी। पहले तो मनदीप बाइक चलाने के लिए मना करने लगा, लेकिन फिर मैंने किसी तरह उसे ड्राइवर सीट पर बैठा दिया। फिर उस रास्ते के दोनों तरफ कंकड़ की बनी हुई एक बाड़ थी, जिस वजह से हम दोनों को उस रास्ते के आर पार कुछ भी दिख नहीं रहा था। एक बात और थी जो हमें डरा रही थी, वो ये थी कि यहाँ से गुजरते हुए हम दोनों को अब आधा घंटा बीत गया था, लेकिन हमने अभी तक यहाँ से किसी भी बाइक और गाड़ी को गुजरते हुए नहीं देखा था। मनदीप भी यही बोल रहा था कि हो ना हो इस रास्ते से ही लोग डर जाते हैं। फिर मैंने मनदीप को बड़े ही आश्चर्य से कहा, लेकिन यार ऐसा क्या है यहाँ जो लोग इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं? मनदीप ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस रास्ते के ऊपर भूत प्रेत रहते हैं और उनका डर इतना है कि रात में गांव या शहर का कोई भी आदमी इस रास्ते से नहीं गुजरता। उसने इतना कहा ही था कि तभी सामने की ओर से एक गाड़ी जिसकी हेडलाइट हम दोनों की आंखों से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो कार हमारी ओर ही आ रही है। उस कार के हेडलाइट की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आंख में टकराने की वजह से हमारी आंखें बंद होने लगी। लेकिन उसी वक्त मनदीप ने बाइक के ब्रेक को थाम दिया और फिर हमारी बाइक एक ही जगह पर स्थिर हो गई। लेकिन वो गाड़ी हमसे टकराते हुए आगे बढ़ी और मैं और मनदीप ज़्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन सड़क के किनारे गिर पड़े। कंकड़ पत्थर के अंदर गिरने की वजह से मेरा घुटना छिल गया था और उसमें से खून आने लगा।
सर्दी का महीना था तो वैसे खून जमा हुआ था, लेकिन सर्दी में दर्द कितना होता है यह तो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद जैसे मैं उठने लगा तो मैंने देखा कि मनदीप तो सही सलामत सड़क पर खड़ा था और उसके शरीर पर कहीं कोई खरोंच तक नहीं आई थी। वो एक जगह खड़ा होकर हंस रहा था। मैंने मनदीप पर चिल्लाते हुए कहा, अबे साले, मैं यहाँ पर गिरा हुआ हूँ और तू हंस रहा है। फिर मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी मन्नत और कोशिश के बाद भी मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो बाइक का इंजन ठंड के मारे जम गया हो, लेकिन इतनी देर से तो बाइक रोड पर चल रही थी। फिर इस तरह अचानक बाइक का थम जाना मेरे तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने मनदीप को बाइक को धक्का लगाने को कहा। उसने काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ऊपर से उस ज़ोरदार ठंड में हम दोनों कांप रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि आज ही तो मैंने बाइक पर पैसे लगवाए थे और इतनी जल्दी उसका ख़राब हो जाना मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास कर रहा था। और रास्ता अभी भी काफ़ी बचा हुआ था और इतनी दूर पैदल चलना तो हम दोनों के बस की बात नहीं थी। फिर काफ़ी देर तक जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो हमने सोचा कि हम बाइक को कहीं सुरक्षित जगह पर खड़ा कर देते हैं। और मैं मन ही मन उस गाड़ी वाले को गाली गलौज करने लगा जिसने बेवजह हमें टक्कर मार दी, क्योंकि उसकी वजह से ही हम दोनों इस रास्ते में फंस गए थे। ऊपर से हमने ये भी सुना था कि इस रास्ते में भूत प्रेत रहते हैं, तो मन ही मन डर बैठ गया था। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस अंधेरी रात में थोड़ा बहुत डरना तो लाजमी सा था। फिर मुझे सामने की ओर बरगद का एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि बाइक को यहीं थाम लेता हूँ, और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस पेड़ के नीचे अपनी बाइक रोक दी। अब सब कुछ भगवान के ऊपर था, क्योंकि अगर बाइक यहाँ से चोरी हुई तो कोई इलाज भी नहीं था। मैं अपनी बाइक को वहीं थामकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। हमने सोचा था कि कोई ना कोई गाड़ी वाला तो मिल ही जाएगा जो हमें हमारे गांव तक हमें ड्रॉप कर देगा। लेकिन हम ये बात पहले से जानते थे कि इस रास्ते से गाड़ी वगैरह कम ही आते जाते हैं। फिर भी हमने सोचा कि थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद हम कुछ दूर और पैदल चले ही थे कि तभी हमें एक गाड़ी अपने पीछे की ओर से आती हुई नजर आई। इस गाड़ी की हेडलाइट भी काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। मैंने उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाया और उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। पहले तो हमें लगा कि शायद गाड़ी वाला गाड़ी हमारे पास नहीं रोकेगा, लेकिन फिर उस गाड़ी वाले ने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। हम दोनों भागते हुए उस गाड़ी के पास पहुंचे और उस आदमी को गाड़ी की विंडो नीचे गिराने का इशारा किया। मैंने उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई साहब, वो क्या है कि बीच रोड पर हमारी बाइक खराब हो गई है, अगर आप हमें आगे तक लिफ्ट दे दें तो हम किसी तरह अपने गांव पहुंच जाएंगे। मेरी इतनी बात सुनकर उस आदमी ने साइड वाले बटन से गाड़ी के सारे दरवाजों को खोल दिया और फिर हमें अंदर बैठने का इशारा किया। उसकी बात मानकर मैं और मनदीप जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अब हमें लग रहा था कि हम बहुत ही आसानी से अपने गांव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आज की रात हमसे कुछ और ही चाहती है। मैं और मनदीप उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने हमें एक बार भी पलटकर जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसके गाड़ी को चलाने का अंदाज या फिर उसकी तमाम हरकतें भी मुझे एक आम इंसान से काफ़ी अलग लग रही थी। कुछ देर तक तो गाड़ी आगे बढ़ती रही, फिर मुझे नींद का झोंका आने लगा और फिर नींद का झोंका आने की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगी। उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे कानों में गाड़ी चलने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन फिर गाड़ी को एक बहुत ज़ोरदार झटका लगा और झटका लगने के कारण मेरा सर गाड़ी के आगे वाले पाइप से टकरा गया। साथ ही मनदीप आगे बैठा हुआ था तो वो डिवाइडर से टकराया और उसके बाद मनदीप की ज़ोर से चीख निकल गई। मैं भी चिल्लाया और जब हम दोनों ने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि हम दोनों किसी जली हुई गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उस गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुए आज काफ़ी साल बीत गए हों और फिर भी हम उसके अंदर सवार हैं। एक समय के लिए तो मेरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि ना ही तो उस गाड़ी के अंदर मुझे वो आदमी नज़र आ रहा था और ना ही ये गाड़ी उस हालत में थी जिस हालत में हम बैठे थे। किसी तरह हम दोनों उस खटारा गाड़ी के दरवाजे को लात मारते हुए बाहर निकल गए और जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि हम किसी शमशान जैसी जगह पर खड़े थे। देखने में ये किसी कच्ची रोड की तरह लग रही थी और इसी बीच मेरी नज़रें एक चौराहे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ एक लोटा रखा हुआ था और उसके अंदर कुछ था।
पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। इसी बीच मनदीप ने कहा, अबे साले, मैंने तेरे को बोला था ना जल्दी निकल जा, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तो मैंने मनदीप को कहा, भाई बकवास करने का समय नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जरूर हम किसी ऊपरी शक्ति के चक्कर में फंस गए हैं। और हाँ, चल हम उस चौराहे के चारों ओर देखते हैं। उसके बाद मैं और मनदीप उस चौराहे के पास पहुँचने ही वाले थे कि हमारे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, उसी रास्ते से जाना जहाँ से जिंदा बच जाओ। जब हमने पलट तो पीछे की तरफ देखा तो ये वही आदमी था जो कुछ देर पहले गाड़ी चला रहा था। मुझे उस आदमी को देखकर उस पर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा वो गुस्सा एक ही पल में पूरी तरह से बदल गया जब उस आदमी ने अपनी गर्दन अपने ही धड़ से अलग करके ज़मीन पर रख दिया तो मैं पूरा अंदर तक कांप गया। तभी मनदीप ने कहा, चल यार भागते हैं यहाँ से। फिर हम दोनों उस चौराहे में रखे हुए उस सफ़ेद कलर के लोटे के पास पहुँचे तो हमने देखा कि उसके अंदर किसी की अस्थियाँ थी, लेकिन फिर हमने उस लोटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और भागते हुए वहाँ से निकल गए। अभी हम कुछ दूर आगे भाग ही रहे थे कि अचानक से हमें उस रास्ते में बड़े बड़े और लंबे लंबे सींग वाले कुछ जानवर नजर आए। उन्हें देखते मुझे एहसास हो गया कि ये राक्षस हैं और हम दोनों को कभी भी निपटा सकते हैं, इसलिए हम दोनों वहीं थम गए। वैसे तो मैं इस रास्ते से आता जाता रहता था, लेकिन आज तक मैंने ना ही तो इस चौराहे को देखा था और ना ही यहाँ की अजीब अजीब चीज़ों को। फिर मैंने मनदीप से पूछा तो मनदीप ने बताया कि हमारे गांव और शहर के बीच ये रास्ता भी आता है, लेकिन ये उस मोड़ से सटा हुआ है। खासकर इस रास्ते पर दिन में भी कोई नहीं जाता क्योंकि इस चौराहे को भूतों का अड्डा माना जाता है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से निकले तो कैसे निकले, क्योंकि यहाँ चारों तरफ अजीब अजीब चीज़ें थी। तभी किसी के कदम पटकने की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को एकदम से बढ़ा दिया। मेरा कलेजा इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था मानो वो मेरी छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। और इसी बीच मेरे कान के पास से कोई बहुत ही तेज़ी से गुजर गया। मैंने तुरंत ही सब तरफ पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मनदीप मेरे आजू बाजू में नहीं था। मात्र 1 सेकंड पहले ही वो मेरे बगल में खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा था और मनदीप को अपने साथ ना देखकर मैं तो और भी ज़्यादा डर गया। तभी मुझे आवाज़ आई, भाई बचाओ, मुझे ये लोग मार देंगे। और जब मैंने पलटते हुए देखा तो इस बार मैंने देखा कि किसी ने मनदीप की टांगों को पकड़ के रखा है और उसे घसीट रहा था। मनदीप को इस हालत में देखकर मैं उसके पीछे भागने ही वाला था कि अचानक ही पीछे से एक और आवाज़ आई, भाई भाई मैं इधर हूँ, मुझे बचा ले वरना ये मुझे खा जाएंगे। जब मैंने एक बार फिर पीछे देखा तो मुझे मनदीप ही नजर आया और फिर तीसरी दिशा से भी मुझे यही आवाज़ आई। सारा का सारा खेल माया जाल का था। हम दोनों बुरी तरह फंस गए थे। मैं चाहकर भी मनदीप की मदद नहीं कर पा रहा था, कहीं मनदीप को कुछ हो ना जाए, यही टेंशन मुझे खाई जा रही थी। फिर अचानक वहाँ जोरों की हवा चलने लगी और उसके 1 सेकंड के बाद ही मेरी आंखों में धूल गिर गई। चारों तरफ नजर आने वाले मनदीप के बहरूपिये एकदम से गायब हो गए और मनदीप की आवाज़ आना भी अब बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एकदम से शांत हो गया है, पर अब चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसर गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब जो होने वाला था वो मेरी सोच से भी परे था। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि एक साथ कई सारे लोग भागते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे सिर्फ कदमों की ही आहट आ रही थी और बाकी चारों तरफ का नज़ारा तो एकदम खामोश था। कहीं कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। इंसान तो दूर की बात थी। अभी भी वहाँ हवा अपने जोरों से चल रही थी। जब मुझे मनदीप कहीं भी नजर नहीं आया तो मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। आखिर वो गया तो गया कहाँ, और इस चीज़ ने मुझे इतना बड़ा सदमा दे दिया था कि मैं वहीं पर बैठ गया। फिर से मुझे एक आदमी की आवाज़ आई, अगर अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो इस चौराहे के बीचों बीच पड़े इस लोटे को लेकर बगल के शमशान घाट के सामने जो काला पानी का तालाब है वहीं पर तुम्हें इन अस्थियों को बहाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा और साथ ही तुम भी अधमरी अवस्था में चले जाओगे। आखिर मैं समझ ही गया था कि उस लोटे को किसी भी तरह से उस शमशान घाट के सामने नजर आने वाले काले पानी के तालाब में बहाना है और उसमें मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे कोई देख ना ले, और अगर किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो मुझे उस आदमी को भी खींचकर उस तालाब में डालना होगा, वरना उस लोटे के साथ मैं भी उस तालाब में गिर जाऊंगा। लेकिन वो अदृश्य आदमी अभी भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने हवा में ही कहा, तुम जो भी हो एक बार मेरे सामने आ जाओ।
मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे इतना कहने के बाद उस आवाज़ का आना भी बंद हो गया। पता नहीं वो कौन था जिसकी आवाज़ मैं पहली बार सुन रहा था, लेकिन अदृश्य आवाज़ थी वो, ये तो पक्का था। जिस आदमी ने मुझे ये सब बातें बताई हैं वो मुझे करना ही होगा, वरना मैं आज रात ही अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात देखूंगा। फिर मैं उस चौराहे के पास पहुंचा और जब मैं उस लोटे को उठाने लगा तो मुझे उस गाड़ी को देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मानो उस गाड़ी के अंदर अभी भी कुछ तो है जो मुझसे छुपा हुआ है। उसके बाद मैं उस लोटे को उठाकर उस आदमी के बताए अनुसार उस तरफ चल पड़ा जहाँ मुझे शमशान घाट के सामने काले पानी का एक तालाब नजर आने वाला था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पानी के लोटे में काफ़ी ज़्यादा वजन था। एक नॉर्मल लोटे के मुकाबले उस आदमी की अस्थियों में मुझे कुछ ज़्यादा ही वजन महसूस हो रहा था। जैसा उस आदमी ने बताया था मैंने वैसा ही किया और फिर धीरे धीरे उस शमशान घाट के काले पानी के तालाब की तरफ निकल पड़ा जहाँ पर मुझे इस लोटे के पानी को बहाना था। बस थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मुझे सामने की दिशा में बहुत शमशान सी जगह नज़र आने लगी और अब ये पक्का था कि ये वही शमशान घाट है जहाँ पर भूतिया अस्थियों वाला तालाब है। अब मैं उस अस्थियों के लोटे को लेकर उस तालाब के पास पहुँच गया और फिर मैं उस पानी के अंदर उस लोटे को बहाने वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे वो धक्का मारने वाला है। और तभी मैं जल्दी से पीछे मुड़ गया तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मनदीप खड़ा था और वो मुझे धक्का देने वाला था। मनदीप को इस तरह की हरकत करता देख मैं पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि मैं ये सब तो मनदीप के लिए ही कर रहा था। फिर मैंने मनदीप से हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए इस तालाब के पास आया था। वहाँ की कुछ अनजानी आवाज़ों ने मुझे ये बताया था कि जैसे मैं इस पानी के लोटे को इस जल में बहा दूंगा, वैसे मेरा दोस्त मनदीप मुझे उस चौराहे के मोड़ के पास वापस से मिल जाएगा। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरी नज़र उस मनदीप के बहरूपी के उल्टे पैरों पर पड़ी तो मैं बुरी तरह से डर गया, क्योंकि ये कोई मनदीप नहीं था बल्कि उसका ही बहरूपिया था। उस वक्त मुझे जो कहा गया था तो मैंने वही किया। मैंने उसे बहुत जोर से धक्का मारा और उस मनदीप के बहरूपिया के साथ साथ वो पानी का लोटा भी उस तालाब के अंदर डूबने लगा। तभी मैंने देखा कि वो तालाब एसिड से भरा हुआ था। उस आदमी की खाल एकदम से चल गई। फिर वो आदमी तड़पने लगा, लेकिन उसके दूसरे ही पल वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने तो अपना लगभग काम ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से उस चौराहे की तरफ निकल पड़ा जहाँ से मैं आया था। जब मैं वापस से उस चौराहे के पास आया तो मुझे अब वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो पुरानी गाड़ी पड़ी तो नज़र आ रही थी, लेकिन उसके अलावा वो सारा इलाका वीरान था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त मनदीप को काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया। फिर एक आवाज़ आई, वो काफ़ी दर्द से भरी हुई थी। आवाज़ को सुनकर तो ऐसे लग रहा था मानो ये मनदीप की आवाज़ है। और फिर मुझे उसी गाड़ी के पास से ये आवाज़ आती हुई सुनाई दे रही थी। जब मैं उस तरफ मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मनदीप तो उस गाड़ी के सामने पड़ा था। उसका सारा शरीर अब झुलसा हुआ था। वो दर्द के मारे लगातार तड़प रहा था। उसके बाद मैं जल्दी से भागा और भागते हुए मनदीप के पास गया। तभी मैंने मनदीप को सहारा देते उठाया तो अब तक वहाँ का सारा माहौल अब फिर से नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद मैंने मनदीप को सहारा दिया और हम दोनों बहुत ही आसानी से उस चौराहे को पार करके निकल गए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस लोटे का उसमें क्या अस्तित्व था और ऐसी कौन सी काली माया शक्ति है जो मुझे ये लोटा उस पानी में बहाने के लिए रोके रखी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं उसके सुलझे हुए बदन को लेकर राजपुर होटल के पास पहुंचा और उस होटल के पास पहुंचते पहुंचते मुझे करीब आधा घंटा लग गया था। ऊपर से मनदीप की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके चेहरे के अलावा उसका सारा बदन झुलसा हुआ था, मानो उसके बदन पर आग लग गई हो। फिर मनदीप को वहीं पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मैंने भी उन सभी लोगों को सारी बातें बताई। तो तब जाकर उन्होंने बताया कि 17 साल पहले की बात है, यानी कि 1991 की बात होगी, जब एक आदमी को मारकर उसकी अस्थियों को टोने के रूप में चौराहे पर रख दिया गया था। जब वो आदमी अपने सफ़र को अंजाम देकर वापस अपने घर लौट रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई और उसके बाद कुछ जंगली जानवरों ने उसे नोच नोच कर मार डाला। कुछ लोगों ने उसकी डेड बॉडी को कटा-फटा देखा तो उन्होंने उसकी बॉडी को वहीं दफना दिया और उसकी अस्थियों को बीच चौराहे में रख दिया। ये कुछ मूर्खों का काम था,
कहते हैं उस दिन के बाद वो आदमी उस सड़क पर सफ़र करता है और जो लोग उसकी अस्थियों को पानी तक नहीं पहुंचा पाते वो उन्हें एसिड से जलाकर बुरी तरह से मार देता है। कहते हैं उस आदमी को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक कि उसकी अस्थियों को पानी में ना बहाया जाए। उस आदमी की आत्मा इतनी ज़्यादा अशुद्ध हो गई थी कि उसके प्रभाव से वो पानी भी एसिड में बदल गया था। भले ही कुछ पलों के लिए ऐसा हुआ हो, लेकिन शायद अब उस आदमी को मुक्ति मिल गई। मुझे थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली कि चलो अब सब कुछ सही हो गया है। फिर लगातार 3 महीनों तक मनदीप का इलाज चलता रहा। दोस्तों, कहते हैं कभी कभी हमारी छोटी मोटी गलतियाँ हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं, लेकिन हमें वो गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए जिसके लिए पूर्वज हमें सावधान करते हैं। इस घटना से मैं सिर्फ इतनी सीख ले सकता हूँ कि कभी भी किसी की बात को टालना नहीं चाहिए। एक बार दिमाग में बैठाकर उस पर विचार तो जरूर करना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद